मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे अपनी हद रोशन करने से। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मत कोसो मजबूरियों को, हर हाल में चलना सीखो। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों का सामना कर कर अपनी जो प्रतिभाओं को निखारा है दोस्तों। और इन प्रतिभाओं के बल पर रिट 2021 में उन्होंने 139 अंक प्राप्त कर कर अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। और दोस्तों, जो रोना रोते हैं ये कहते हैं ना कि ऐसी परिस्थिति आ गई जिसके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है। तो उन्हें मैं ये बता देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो संतोष जी उन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया है कि परिस्थितियों पर हम हावी होंगे, नहीं कि परिस्थिति हमारे ऊपर हावी। संतोष जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने रिट में 139 अंक प्राप्त किए। धन्यवाद सर। मैं अपना सौभाग्य इस रूप में मानता हूं कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर आने का मौका दिया, जिससे मैं अपनी सफलता की कहानी अनेक भाइयों तक पहुंचा पाऊंगा। तो दोस्तों, संतोष जी आपको ये बताएंगे कि उन्होंने रिट की तैयारी कैसे की, उनकी रणनीति क्या रही, उनका टाइम टेबल क्या रहा, और सब्जेक्ट वाइज उन्होंने कौन कौन सी बुकें पढ़ी और कौन सी उन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। उसके बाद में इनकी अंक तालिका भी आपको दिखाई जाएगी। और सबसे पहले हम ये पूछते हैं कि इनकी पारिवारिक स्थिति के बारे में बताएंगे आपको संतोष जी। जी सर, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरे माता पिता खेती का कार्य करते हैं। मेरे 5 बहनें और मैं एक भाई हूं। और मैंने 12वीं तक की शिक्षा अपने गांव के सरकारी स्कूल में प्राप्त की। उसके बाद मैंने BSTC करना शुरू किया और इस वर्ष आयोजित रिट परीक्षा को दिया, जिसमें 139 अंक प्राप्त हुए। हाँ, तो दोस्तों, उन्होंने अपनी जो पारिवारिक परिस्थिति को बताया है। तो इनकी जो समस्याएं यहाँ तक खत्म नहीं हुई दोस्तों। ये शारीरिक रूप से विकलांग होने के बावजूद भी इनमें ये जोश और जुनून बना रहा। और आप में अगर ऐसा जोश और जुनून रहता है तो आप कोई भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। वो कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इसके बाद में संतोष जी आप हमें ये बताइए कि आपके दिमाग में जो रिट का ख्याल है वो कब से आया और कब से आपने तैयारी। ये बात दोस्तों जब मैं BSTC सेकेंड ईयर में था तब की हैं, जब रिट की बात होने लगी थी कि रिट परीक्षा होने वाली है। और ये मेरा पहला ही कंपटीशन था, क्योंकि आज तक मैंने कोई कंपटीशन नहीं दिया था। तो उस टाइम मैंने रिट की तैयारी शुरू कर दी थी। सबसे पहले मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखे और रिट का सिलेबस देखा था। उसके बाद रिट की तैयारी प्रॉपर शुरू कर दी थी। हाँ, तो दोस्तों सरों ने बताया है कि सबसे पहले मैंने सिलेबस वगैरह देखा, उनके बाद में पेपर वगैरह देखे, जिससे उनको जो लेवल का पता चला कि रिट का लेवल कैसा आता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। और उनकी ये पहली रिट थी दोस्तों, और पहली रिट में उन्होंने 139 अंक प्राप्त किए हैं। तो इनके जोश और जुनून तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और मैं बता देता हूं कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पहली कोई प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं, उसमें ये सोचते हैं कि ये तो अपनी पहली है, इससे हमें अनुभव आएगा, आगे वाली में अपना सिलेक्शन हो जाएगा। तो उन्होंने ऐसा नहीं सोचा और बड़े शानदार और लाजवाब तरीके उन्होंने तैयारी कर 139 अंक प्राप्त किए। तो संतोष जी आप मुझे ये भी बताइए कि कुछ बच्चों का सवाल है कि जो टॉपर्स होते हैं वो कितने घंटे की तैयारी करते हैं, लगभग कितने घंटे पढ़ते हैं, तब उनके इतने नंबर आते हैं। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। जी सर, इसमें ये कहना चाहूँगा कि तैयारी में घंटे कभी भी काउंट नहीं होते हैं। हम कितना पढ़ पाते हैं ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि हम कितना आउटपुट दे पाते हैं। ज़रूरी ये है कितना याद रख पाते हैं और कितना एग्ज़ाम हॉल तक पहुंचा पाते हैं। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो दोस्तों, टाइम तो तैयारी करनी है तो उसके लिए टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो कम से कम 8-9 घंटे तो स्टडी करनी है। हाँ, तो दोस्तों संतोष जी ने आपको ये बताया कि टाइम मायने नहीं रखता कि आप कितना पढ़ते हो और आपके कितना याद रहता है और कितना आपने कॉन्सेप्ट करके उनको पढ़ा है, वो मायने रखता है। और ये कह रहे हैं कि 8 से 10 घंटे लगभग निकल जाते थे, कभी 5 निकल जाते थे तो कभी 10-12 निकल जाते थे, इस तरीके से।
और आपको मैं बता देता हूं कि कुछ बच्चे होते हैं जो 14 से 15 घंटे तैयारी करते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। दोस्तों, ये उनकी सबसे बड़ी कमी होती है कि उनको ये पता नहीं है कि हम पढ़ क्या रहे हैं और परीक्षा में क्या पूछा जाता है। तो ये जो टॉपर्स होते हैं उनकी मुख्य रणनीति यही रहती है कि क्या परीक्षा में पूछा जाता है और क्या हम पढ़ रहे हैं। जो परीक्षा में पूछा जाता है वही पढ़ते हैं दोस्तों, अदर इससे अदर कोई भी कचरा है वो नहीं पढ़ते। तो इसके बाद में संतोष जी, आप ये भी बताइए कि आपने कोचिंग वगैरह की थी या सेल्फ स्टडी की थी? जी सर, कोचिंग करना मेरे लिए ऑफलाइन कोचिंग करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एक तो ये था कि मैं बीएसटीसी सेकेंड ईयर में था तो कॉलेज भी चल रही थी, और दूसरा कि मैं पैरों से विकलांग था, तो ऑफलाइन कोचिंग किसी भी हालत में संभव नहीं थी मेरे लिए। फिर मैंने ऑनलाइन मीडियम को ही चुना। तो मैंने सबसे पहले उत्कर्ष का ऑनलाइन कोर्स परचेज किया था, और उसकी जैसे ऑफलाइन कोचिंग करते हैं उसी अंदाज में मैंने क्लासेज ली और नोट्स बनाए। हाँ, तो जैसे कि सर ने बताया है कि मैंने ऑफलाइन में कोचिंग कर नहीं सकता था, तो मैंने ऑनलाइन कोर्स परचेज किया। क्योंकि दोस्तों, जो एक बार पहली बार जो तैयारी करता है उनको एक बार कोचिंग का सहारा लेना पड़ता है। अगर कोई किसी ने पहले कोचिंग की है तो वो सेल्फ स्टडी कर सकता है। तो इन्होंने उत्कर्ष का कोर्स वगैरह खरीदा था। और उसके बाद में आप सर मुझे ये बताइए कि आपकी जो बुक लिस्ट थी वो कौन कौन सी थी। दोस्तों, इसमें ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है कि इनकी कौन कौन सी बुक लिस्ट थी और उन्होंने कौन कौन सी बुक लिस्ट पढ़ी थी और उन्हीं को किस तरीके से पढ़ा था, वो थोड़ा सा बताइए सर। दोस्तों, बुक्स की बात करें तो हमें सिलेक्टेड मटेरियल रखना है। हमें फिक्स बुक्स रखनी है कि जितनी हम बार बार पढ़ सके। वो कहते हैं कि 10 किताबों को पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ा जाए। तो दोस्तों, मैंने वही स्ट्रेटेजी अपनाई थी। मैंने साइकोलॉजी के लिए दोस्तों बात करें तो सिक्वाल पब्लिकेशन की बुक्स पढ़ी थी, और उसके अलावा मैंने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी थी डाउनलोड करके। तो इन दोनों को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि हाँ, बहुत अच्छा है। और साइकोलॉजी मेरा स्कोर भी अच्छा हुआ था, 26 नंबर हुए थे। इसके अलावा बात करें हिंदी की, हिंदी के लिए मेरे पास नवीन हिंदी व्याकरण की एनसीईआरटी वाली बुक थी, वो अच्छी बुक है। और शिक्षण विधियों के लिए मैंने KR मैया की बुक खरीदी थी, जो नया ही संस्करण आया था उसका, वो खरीदी थी। तो इनसे मेरा हिंदी का पोर्शन क्लियर हो गया था। हिंदी में मेरे मार्क्स की बात करें तो 28 आए थे। इसके बाद बात आती है संस्कृत की। संस्कृत में दोस्तों मैंने एक ही बुक पढ़ी थी, वो है नाथ पब्लिकेशन की, और संस्कृत में मेरा सबसे ज़्यादा स्कोर हुआ था। उसमें मेरे 30 में से 30 नंबर आए थे। तो नाथ पब्लिकेशन की बुक पढ़ी थी, उसमें बहुत ही सरल भाषा में दिया हुआ है मैटर। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप वो पढ़ सकते हैं। उसमें शिक्षण विधियाँ और व्याकरण दोनों एक ही बुक में है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद बात आती है पर्यावरण की। तो पर्यावरण में दोस्तों सभी यूज़ करते हैं वो लक्ष्य की बुक, वो मैंने भी वही पढ़ी थी लक्ष्य की। वो बहुत अच्छा कंटेंट दिया हुआ होता है उसमें। और उसके साथ साथ अगर आपको टाइम मिले तो आप 5 से 8 की कक्षा 5 से 8 की बुक पढ़ सकते हैं RBSC की, और उससे बाहर नहीं आएगा कंटेंट। उसके बाद गणित की बात आती है। हाँ दोस्तों, पर्यावरण में मेरा स्कोर 28 हुआ था। उसके बाद बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में मेरा स्कोर हुआ था 27। तो उसमें मैंने सबसे पहले तो उत्कर्ष के नोट्स पढ़े थे, और उसके बाद मैंने रामनिवास माथुरिया की बुक पढ़ी थी। तो इस तरह रीड की ये बुक्स की कहानी रही। तो दोस्तों, सर ने आपको बताया कि कौन कौन सी बुकें पढ़ी हमने। तो दोस्तों, इनमें एक विशेष पॉइंट है कि उन्होंने जो संस्कृत में नंबर थे दोस्तों, वो 30 में से 30 नंबर थे। जिस सब्जेक्ट ने बड़े बड़ों के छक्के छुटा दिए थे, उन सब्जेक्ट में उन्होंने जो 30 में से 30 नंबर प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो उन्होंने किस तरीके से मेहनत की है। और आपको ये बता दिया है कि आपको जो सिलेक्टेड मटेरियल है वही बार बार पढ़ना है, उन्हीं को बार बार पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों, कई बच्चे होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, उसका कारण यही होता है कि वो एक बार तो बाजार से नई बुक लेके आ जाते हैं पर लास्ट टाइम उसको रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आपको इससे बचना है और आपको फिक्स मटेरियल पढ़ना है, ऑथेंटिक मटेरियल पढ़ना है, उन्हीं को बार बार पढ़ना है। तो इसके बाद में सर हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज की। तो आपने कौन कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, ऑनलाइन की थी या ऑफलाइन की थी? जी सर, टेस्ट पर मैं सबसे ज़्यादा जोर देना चाहूँगा, क्योंकि टेस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है अपने को मार्क्स दिलाने में। तो मैंने टेस्ट किसी का मिस नहीं किया था। सबसे पहले मैंने उत्कर्ष के टेस्ट दिए जो थे भी सारे। टेस्ट मिलते थे वो देते थे आप। उसके बाद कलाम अकेडमी के दिए, परिष्कार के भी दिए, सक्सेस पॉइंट के दिए। जितना भी मुझे टेस्ट जिधर भी मिलता था मैं टेस्ट देता ही था। तो टेस्ट का बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देना है। और
उसके अलावा बात करें तो मैंने ऑफलाइन टेस्ट भी दिए थे, जो लक्ष्य कोचिंग तारानगर के दिए थे, तो उससे भी मुझे बहुत फ़ायदा मिला, क्योंकि पेपर ऑफलाइन मोड पर होते हैं तो उससे गलतियाँ कम होती गई। हाँ तो दोस्तों, सरों ने जैसे बताया कि उन्होंने जो भी टेस्ट मिले ऑनलाइन वो सारे टेस्ट दिए, इनको जितने भी टेस्ट उपलब्ध हुए वो सारे टेस्ट दिए। तो आपको जो टेस्ट वाला है ये दोस्तों ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और ये बता रहे हैं कि जो ऑफलाइन टेस्ट दिए वो तारानगर में चलती है लक्ष्य कोचिंग क्लासेस, बहुत ही शानदार कोचिंग है दोस्तों। आप अगर वहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, और वहाँ जो आप स्टाफ देखोगे वो भी बड़ा शानदार स्टाफ मिलेगा आपको। उसके बाद में बात करते हैं कि सर जो आपने जो 26 सितंबर को जो पेपर दिया था उस दिन का आपका क्या माहौल रहा और किस तरीके की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, वो भी थोड़ा सा बच्चों को बताइए। जी सर, ये हमेशा ही होता है, जब भी कोई मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ, बड़ा एग्ज़ाम, तो उससे पहले डिप्रेशन में आता हूँ। ये 10वीं में भी हुआ था, 12वीं में भी हुआ था, और सभी आते हैं सभी। यहाँ भी हुआ था। और ये जिनकी तैयारी होती है वो डिप्रेशन में आते ही हैं, तो ये स्वाभाविक है, हर कंपटीटर के साथ ऐसा होता है, और ऐसा मेरे साथ भी हुआ। इससे हाँ तो दोस्तों, सरों ने ये बताया है कि जो जिसकी तैयारी होगी दोस्तों बढ़िया तरीके से वो तो डिप्रेशन में आएगा, और जिसकी तैयारी नहीं होगी तो वो आएगा कहाँ से। तो मैं आपको बता देता हूँ कि डिप्रेशन वगैरह से घबराना नहीं है, डिप्रेशन पर हमें हावी होना है, नहीं कि डिप्रेशन हम पर हावी हो जाए। धैर्य बनाए रखना है और बढ़िया तरीके से पेपर करना है। सर ऐसा कभी लगता है क्या कि जो टॉपर को ऐसा कभी लगता है क्या कि हम ही टॉप करेंगे? तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कुछ बच्चे कहते हैं कि टॉपर हमेशा जन्म से ही टॉपर होते हैं। सर ऐसा कुछ नहीं होता है, मेरे को भी कई बार जब टेस्ट में नंबर कम आते थे तो ऐसा लगता था कि सिलेक्शन भी हो पाएगा या नहीं। तो ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि टॉपर्स हमेशा ऐसे ही हो, टॉपर्स ही रहे हो, ज़रूरी नहीं है। तैयारी करो, उसके बाद टॉपर अपने आप बनते जाओगे। हाँ तो दोस्तों, सरों ने बताया कि टॉपर है वो तभी बनता है जो उसकी मेहनत होती है बढ़िया तरीके से, और टॉपर को ऐसा कभी नहीं लगता दोस्तों कि हम टॉप करेंगे। वो भी एक साधारण मनुष्य ही होता है जो बढ़िया तरीके से मेहनत कर कर और उस लक्ष्य तक पहुंचता है। आपको जो बहुत बहुत बधाई हो और उज्जवल भविष्य की हम आपकी कामना करते हैं। धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। आप जो इस शख्सियत को देख रहे हैं ये भी कम नहीं है, इन्होंने हाल ही में आयोजित इसी रीट में 141 अंक प्राप्त किए हैं और प्रथम ले रहे हैं, और ये खुद पढ़ाते भी हैं। आप इसी चैनल पर उनके क्लासेस भी देख सकते हैं साइंस की, और ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं ये। चलो दोस्तों, इसी के साथ हम विदाई करते हैं, और आपको बता देता हूं दोस्तों कि हम रिट जो 2022 आ रही है उसके लिए अपने जिस यूट्यूब परिवार पर शानदार मटेरियल लेके आ रहे हैं दोस्तों, साइंस और मैथ का। और इसके साथ आपको शिक्षण विधि बड़ी शानदार तरीके से करवाई जाएंगी। साइंस की क्लास अभी जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, आप अगर कोई जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है। और जय हिंद।